हमारा एक टीम मेंबर है, मान लो शुएब, उसने अपना कोड पुश कर दिया। अब वो आपको एज अ डेवलपर आता है, कहता है यार मुझे ना कोई इशू आ गया कोड में, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही क्या करना। ठीक है, अब हम कहते हैं ठीक है, हमने शुएब का कोड को टेस्ट करना। ठीक है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी अपनी ब्रांच में काम कर रहे थे, तो हुआ ये कि किसी भी दोस्त को इशू आ गया। ठीक है, उसने आपको कहा कि मेरी ब्रांच का नाम है शुएब, ठीक है, तो मुझे ना मेरी ब्रांच में आके मेरा इशू रिजॉल्व कर दो। ठीक है, ये ऐसी है जैसे आप सारे दोस्त अपने अपने घरों में काम कर रहे हो, एक बंदा कहता है कि ना आप ना मुझे इशू आ गया, मेरे घर आके इशू रिजॉल्व करो। अब आप उसको सारा के सारा छोड़ के काम अपना उसके घर जाओगे, घर जाके इशू रिजॉल्व करके आओगे। बट इसमें गिटहब की वजह से आपको ऐसा नहीं कुछ करना पड़ेगा। आपका क्या होगा कि आपको अपने घर में बैठे हुए उसके कोड को देख सकते हो। तो कैसे? सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी ब्रांच आप जैसे ही आपको बंदे ने इन्फॉर्म किया कि भाईजान मेरे कोड में इशू है, आपने क्या किया, गिटहब डेस्कटॉप ओपन किया और प्रोजेक्ट को ओपन किया जो आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। ठीक है, वो आपको बताएगा ना मैं ई-कॉमर्स में काम कर रहा हूँ, मैं किस में काम कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना फेच के ऊपर। ये फेच क्या करेगा, जो भी नया कोड होगा ना उसकी पुल ले लेगा। मतलब लेट से एक बंदे ने नया कोड पुश किया तो आपकी मशीन में अभी तक वो आया नहीं है, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है एक दफ़ा। ये क्या करेगा, नए कोड को फेच करेगा। फेच करेगा मतलब चेक करेगा कि कोई नया कोड आया कि नहीं। यहाँ पे देखो जैसे ही आप फेच करोगे लिखा आ जाएगा लास्ट फेच जस्ट नाउ। इसका मतलब उसने अभी अभी सारा कुछ चेक किया किस किस की ब्रांच में क्या चेंज हुआ। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे ना ब्रांच पे, अब यहाँ पे आपको सबके आगे टाइमिंग नज़र आ रही होगी। यहाँ पे देखो शुएब के आगे 3 मिनट लिखा आ रहा है, हमें पता चल गया कि 3 मिनट पहले इसने कुछ किया। ठीक है, और इसने क्या किया, 3 दिन पहले कुछ किया। अब इसने 22 घंटे पहले किया, इसने 23 घंटे पहले, 17 घंटे पहले। मेक श्योर आपने हमेशा फेच करके चेक ज़रूर करना। अगर आप फेच नहीं करोगे इसका मतलब आप नया कोड अपनी मशीन में लेके ही नहीं आओगे। ठीक है, वहाँ पे आपको आप इसे ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखा होता है इसने कल किया हुआ है बट एक्चुअली इसने अभी भी पुश किया हुआ। तो आपने सबसे पहले आके फेच करना होगा, फेच करना होगा। ठीक है, फेच करने के बाद आपने क्या करना है, उस आराम से आपको पता चल गया ये इसकी ब्रांच है, आपने उसकी ब्रांच में चले जाना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, पहले मेरी अरहम ब्रांच थी, अब मैं गया हूँ शुएब की अपनी ब्रांच में। यहाँ पे देखो शुएब की अपनी ब्रांच आ गई जो 4 मिनट पहले अपडेट हुई। ठीक है, उसके बाद आपने वही VS कोड खोलना है, ये VS कोड ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को रन करना है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा, दैट्स इट। तो आप किसी की भी एक से दूसरे बंदे की ब्रांच में सिंपल इस तरह से शिफ्ट हो सकते हैं। बट इतना आसान नहीं है। अभी मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, वो समटाइम इशू करती है। अब मैंने ये ओपन किया, अब ये इसकी स्क्रीन आ रही है। ठीक है, अब भाई की स्क्रीन देखो हमारे आते ही खुल गई। ओके, तो अब ये देखो इसका कोड आया, हमने इसका कोड देखा, हमने कहा ओहो हो ये तो बहुत बुरी हालत में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका यहाँ ये खोलते हैं कि सारी की सारी फाइल सारी की सारी शुएब की अपनी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके फ़ाइल को देखना शुरू करते हैं कि इसने क्या क्या फ़ाइल में चेंज किया, और हमारे पास हमारा रेफरेंस डिज़ाइन ओपन होना चाहिए ताकि हमें पता हो कि हमने बनाना क्या था और बन क्या गया। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले फेच करना है। फेच करके आपने क्या करना है, फिर जब फेच कंप्लीट हो जाएगा, जब यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि इसने लास्ट फेच किया जस्ट नाउ, फिर आपने चेक करना है कि अब किस किस की ब्रांच में चेंज है। आपको पता चल जाएगा इसने 10 मिनट पहले काम किया, इसने 2 मिनट पहले किया, इतने मिनट पहले किया। आपने उस पर क्लिक करना है, उस पर क्लिक करके आप उसकी ब्रांच में चले जाओगे। अब मैं दोबारा से शुएब की ब्रांच में जाता हूँ जो मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, अब दूसरी बात आपने देखना है शुएब ने काम क्या किया। आप यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक कर सकते हो। हिस्ट्री पे यहाँ आपको नज़र आएगा शुएब ने 5 मिनट पहले इस फाइलों में चेंज किया। ठीक है, आप एक एक फ़ाइल पे क्लिक करके देख सकते हो उसने इसका नाम चेंज किया, उसने इस फाइल का नाम चेंज किया। ये ग्रीन का मतलब है उसने जो अब नया नाम रखा है, और रेड का मतलब है जो उसका पहले नाम था। जैसे इसने पहले स्क्रीनों का नाम 8 स्क्रीन, 9 स्क्रीन, 10 स्क्रीन रखा था, अब इसने उसको सही नाम दे दिया, पोस्ट इवेंट स्क्रीन, ये इवेंट स्क्रीन। तो एक्चुअली उसने नाम सही कर दिया। ठीक है, अब आपको नज़र आएगा कि उसने 5 मिनट पहले इतनी चेंज की। आप देखना जो इससे पहले क्या किया, आप यहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे आके देख सकते हो उसने 23 घंटे पहले अपने सारे कोड को पुश किया। ठीक है, तो हमें उसकी हिस्ट्री से कोई मकसद नहीं है, बस हम देखना चाहते थे हिस्ट्री देखते कैसे हैं। उसके बाद हम वापस चलते हैं अपने चेंजेस के ऊपर। यहाँ पे अभी तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और हमारा जो 1 मिनट पहले फेच हुआ हुआ है और हमारा काम हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने रेफरेंस डिज़ाइन को ओपन करता हूँ। रेफरेंस डिज़ाइन को ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ, लिंक्स पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके
अपना जो फिग्मा का डिज़ाइन है उसको ओपन करते हैं। ठीक है, ये हमारा फिग्मा डिज़ाइन जो सा है वो ओपन हो रहा है जब तक। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और इधर आता हूँ। अब मुझे गिटहब की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं गिटहब को एंड पे कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे कोड को रन रखता हूँ। ये हमारा फिग्मा खुल गया। ठीक है, अब शुएब भाई ने भाई आप नंबर कौन सा था तुम्हारा? लास्ट पे। ठीक है, तो अब हम जाते हैं यहाँ पे एडिंग फ्लो। अब सबसे पहली स्क्रीन जो सी थी ना उसने बनाई थी ये वाली, जिसका नाम है क्रिएट पोस्ट। ठीक है, अब मैं उसके कोड में जाता हूँ। सबसे पहले देखो नाम से देखता हूँ, अब मुझे नाम से पता चल रहा है क्रिएट पोस्ट एक स्क्रीन का नाम है। अगर तुमने स्क्रीन का नाम सही ना रखा हो तो मेरे लिए कितना मुश्किल था ढूंढना। पहला इशू ये था कि आपका स्क्रीन का नेम जो सा वो अच्छा होना चाहिए। दूसरी आपको सजेशन इसके नाम से पता चल जाएगी। जैसे यहाँ पे क्रिएट पोस्ट लिखा है, इसका मतलब ये क्रिएट पोस्ट है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन का ये कोई पेज है तो ठीक है, तो मतलब ये हमारा काम एक स्क्रीन देखना है। मैंने एक स्क्रीन ओपन की, उसके बाद इसका नाम लिखा है क्रिएट, ये मैंने इसको कॉपी किया। अब लिंक्डइन इस पर मेन मेथड में गया, जाके चेक किया इसने कौन सा कॉल किया हुआ। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी क्रिएट स्क्रीन को ऑन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ कि इसकी पहली स्क्रीन है कैसे। ठीक है, अब ये कुछ एरर आ रहा है, मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ प्रोजेक्ट को बंद करके रन कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा एरर आ रहे हैं ना ये ना आए। ठीक है, ओके, इधर तक कुछ। ठीक है, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं जिसके अंदर लोग। अब देखो मान लो शुएब की मैं चेंज करने आया था और मैंने एक फ़ाइल में चेंज की है, एक फ़ाइल में चेंज क्या किया मैंने, मेन के अंदर से अभी होम के आगे से हटाया। मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे होम ये वाला ऑन किया, ये वाला ऑफ़ किया, तो अब यहाँ पे मेरे पास चेंज आ गया। अगर मैं अब कोशिश करूँगा ना अपनी ब्रांच में वापस जाने की, जैसे मैं कहता हूँ नहीं मैं बाद में आता हूँ, मैं जो दोबारा कोशिश करूँगा यहाँ पे मुझे एक आएगा कि आपने जो भी चेंज किया है आप वो चेंज को शुएब की ब्रांच में रखना चाहते हो या अपने साथ लेके जाना चाहते हो। मतलब कि अभी हमारे पास कुछ ना कुछ चेंज पड़ा हुआ है फाइल में। अब वो ये कह रहा है कि अगर आप अभी विदाउट कोड कमिट किए किसी ब्रांच में शिफ्ट होते हो तो इसका मतलब ये है कि आप उसके कोड को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हो कि उसे लेके जाना चाह रहे हो। या ऐसे ही जैसे मैं आपके घर कुछ सामान से देने आया आपको और मैं वापस जा रहा हूँ तो आप मुझसे पूछ रहे हो सामान वापस लेके जाना है कि मुझे दे के जाना है। तो अब यही सवाल मुझसे पूछ रहा है कि तुम अपनी ब्रांच पे जाने की कोशिश कर रहे हो, तो अब मुझे बताओ कि लीव माई चेंजेस ऑन शुएब, क्या तुम अपनी चेंजेस को शुएब में रखना चाहते हो या फिर ब्रिंग माई चेंजेस टू अरहम, या अपनी चेंजेस को अरहम वाली ब्रांच में लेके जाना चाहते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमने क्या करना है, क्या सूरत हाल है, हमने इनको देखना। सिर्फ इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सही समझने में, बट सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे चेंजेस होंगी तो हम डायरेक्टली ब्रांच शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जब मैंने पहले चेंज की थी तो मेरे पास कोई भी चेंज नहीं थी तो मैं आराम से शिफ्ट हो गया था। अब मेरे पास कुछ ना कुछ नई चेंज आई हुई है तो मेरे से उसने 2 सवाल पूछे, लेके जाना है कि छोड़ के जाना। ठीक है, मैं अभी नहीं छोड़ता, मुझे अभी कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ इसकी कोड को ओपन करता हूँ। अब देखो कोड खोलते ही कोड तो ओवरऑल ओके है बट मेरे पास ओवरफ्लो कर दिया। ठीक है, अगर ये स्क्रीन किसी भी यूज़र के ऐप मोबाइल पे चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे पूरी के पूरे वाइट पेज हो जाएगी। ये जो ओवरफ्लो एरर हमें नज़र आ रहा होता है ना, जब ऐप लाइव होती है, ऐप लाइव के ऊपर ही पूरा का पूरा पेज वाइट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि रियल ऐप अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे भी इसको ऐसा ही नज़र आएगा, वहाँ पे इसका पूरा का पूरा पेज वाइट हो जाएगा। पूरा का पूरा पेज वाइट का मतलब यह है कि आप इस ऐप को लाइव नहीं कर सकते, कर भी दी तो यूज़र कुछ भी नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो अब हमने स्क्रीन को सही करना है। सबसे पहले मैं इसकी स्क्रीन खोलता हूँ, हमने बनाना क्या है ये। ठीक है, और उसके बाद हमारे नीचे तो बटन लगे हुए हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी स्पेस है, आइकन्स है और ये हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें। अब मैंने कोड नहीं देखा, मैं कोड देखने जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, कोड ओपन करता हूँ, क्रिएट की स्क्रीन पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको बंद करता हूँ, इसको फुल मोड करता हूँ। ठीक है, कलर ठीक है कि चेंज कर दूँ, ब्लैक। ठीक है, ओके, मैं नीचे जाता हूँ। अब नीचे जाता हूँ तो नीचे क्या आता है, सबसे पहले क्या किया हुआ है, यहाँ पे ना एक टाइम लगाने की कोशिश की है ये। ठीक है, ये लगाने की कोशिश की है कि मैं यहाँ पे से ले आता हूँ। ये एक्चुअली हमें ये जो टाइम वगैरह इसकी ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि जब हम इसको मोबाइल पे चलाएंगे ना, ये टाइम भी खुद आएगा, ये बैटरी का साइन भी खुद ही आएगा, इसका टाइम साइन भी खुद आएगा। तो एक्चुअली कोड तो अच्छा है मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरी की पूरी जो उनकी पैडिंग है ना, इसको उड़ा देता हूँ। ठीक है, ओके, मैं सेव करता हूँ ताकि मैं देखूँ मैंने किया क्या। मैंने क्या किया, ऊपर से सारी की सारी वो उड़ा दी। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि एक्चुअल मोबाइल के ऊपर वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी हम वेब पे बना रहे थे तो हमने बस उसको ऐसे ही देखा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट। उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया हुआ है, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को देखो हाइट दी हुई है 700 पिक्सल की। हाँ, डेप्थ एट 1 से 6 तक, 6 सही है। अब देखो यहाँ पे कितना बड़ा ब्लेंडर है। मैं यहाँ पे कोड देखने आया, उसने क्या किया, सबसे पहले एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर पहले से ही स्क्रीन की हाइट दे दी 720 पिक्सल, और इशू इसी वजह से आ रहा है। देखो कोई भी डिवाइस होगी ना, उसके अंदर 720 पिक्सल से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखो इशू क्या है, उसने पहले से ही बता दिया कि मेरी स्क्रीन की जो हाइट है ना वो 720 पिक्सल है, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हाइट नहीं लिखूँगी। कभी भी आप मेन पेज की हाइट डिफाइन नहीं करते, अगर करोगे तो छोटी स्क्रीन पे एरर हो जाएगी। मतलब ये कि जैसे अब देखो मैं इसको 720 पिक्सल रखता हूँ और मेरे पास मोबाइल है लेट से छोटा, मैं इसको ना बंद करता हूँ, ये इसको छोटा करता हूँ। अब ये देखो जैसे ही कोई छोटा मोबाइल आएगा, मतलब इतना सा, तो आपका स्क्रीन तो ख़राब होगी, क्योंकि आपने डिफ़ाइन किया हुआ मेरी स्क्रीन की हाइट होनी चाहिए 720 पिक्सल, तो 720 पिक्सल जो उनसी है वो कट होगी। तो एक्चुअली हमें यहाँ पे हाइट डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इस हाइट को कमेंट करते हैं, इस हाइट की ज़रूरत ही नहीं है। सेव करते हैं, जाके चेक करते हैं कि हमारी हाइट पे क्या हुआ है। अब हम बाकी चीज़ों को देखते हैं, अब इसकी कोई और चीज़ों की वजह से इशू है। मैं इसे ओपन करता हूँ, हाइट की हमें ज़रूरत नहीं थी, विदाउट हाइट भी देखो चीज़ सही चल रही है, कुछ इशू नहीं आ रहा। बट ये है कि हमें जो उनसे बड़ी स्क्रीन पर अब ये आ रहा है, क्या हो सकता है, विड्थ का भी कह रहा हूँ। दूसरी बात हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया, विड्थ होनी चाहिए 340 पिक्सल। अब हो सकता है कोई टैबलेट पे चला जाए, तो टैबलेट पे एटलीस्ट 700 पिक्सल की विड्थ होती है, उसको टैबलेट पे भी इतनी सी स्क्रीन नज़र आएगी, तो ये ड्रॉबैक है। तो हमने क्या करना है, कोई विड्थ की भी ज़रूरत नहीं है हमें मेन पे, हमने क्या किया, इसको भी हटा दिया। हम चाहते हैं पूरे के पूरे पेज पे वो एक्सपैंड हो, तो अब मैं चाहता हूँ देखो डिज़ाइन इस तरह से फैल गया। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम हाइट वाला इशू रिजॉल्व करते हैं ना, कि वो अभी भी मैं मोबाइल छोटा करता हूँ तो देखो ऐसे आ जाता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं अपने डिज़ाइन के ऊपर और इस कॉलम को रैप करते हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉलिंग, बिकॉज कि स्क्रीन कोई भी होगी हमारी स्क्रॉलिंग आ रही, हमारा डिज़ाइन एटलीस्ट फटेगा नहीं जैसे भी फटे। तो हम क्या करते हैं, इस डिज़ाइन को रैप करते हैं एक विजिट में जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल भी। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, अब क्या होगा कि जो मेरा डिज़ाइन है ना देखो स्क्रॉलेबल है। अब आप दुनिया की कोई छोटी से छोटी डिवाइस में चले जाओ, यूज़र को इतना नज़र आएगा, स्क्रॉल करेगा तो और नज़र आ जाएगा, जो बड़े पे आएगा उसको सारा नज़र आ जाएगा, बट हमारी स्क्रीन फटेगी। कर तो सकते हैं, मीडिया क्यूरी से हम फाइनली सब कुछ एडजस्ट करेंगे, मगर अच्छी प्रैक्टिस ये है आप कब तक करते रहो, उस पर एफर्ट बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं सबसे ज़्यादा जो आसान जो एक्चुअली होता है नॉर्मल ऐप्स में, इतना नहीं सोचा जाता यूज़र का, क्योंकि डिवाइसेस एंड्रॉयड में 18,000 डिवाइसेस हैं। आपके पास सिस्टम एंड्रॉयड की जितने डिवाइसेस की स्क्रीन है वो तकरीबन 18,000 स्क्रीन है। अब 18,000 को कवर नहीं कर सकते। अभी जैसे वो एक डिवाइस लॉन्च हो गई है फोल्डिंग मोबाइल की वजह से वो और छोटा हो जाता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्क्रॉलिंग लगा दो एटलीस्ट, तो आपका डिज़ाइन जो उनसा वो नज़र तो आएगा यूज़र को, चाहे थोड़ा नज़र आए। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस डिज़ाइन के ऊपर सिंगल चाइल्ड ऐड करते हैं। तो पहली चीज़ ये, आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ उसको सिंगल चाइल्ड में ज़रूर रखें ताकि आपका डिज़ाइन स्क्रॉलेबल हो। ओके, अब मैं दोबारा आता हूँ, नेक्स्ट पे आता हूँ, मैं कहता हूँ ठीक है नेक्स्ट पे बताओ। अब नेक्स्ट पे क्या होता है, ये हमारा डिज़ाइन बन तो गया, अब ये पूरे के पूरे पेज पे है। अभी मैं अगर इसे ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ और इसको किसी आईफोन डिवाइस पे ओपन करता हूँ, मान लो आईफोन लेट से 12 प्रो के ऊपर, तो ये डिज़ाइन देखो ऐसे आ रहा है। अब देखो ऊपर से कितना गैप है, ऊपर से पता नहीं क्या गैप है। अब मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई बंदा इसको आईफोन में ओपन करेगा ना, तो एक्चुअली उसको इस तरह से नज़र आएगा, मतलब ऊपर से इतना ज़्यादा गैप और बीच में सिर्फ वाइट स्पेस। अब मैं देखता हूँ ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ पे कोड पे आता हूँ,
यहाँ पे आके देखता हूँ कि किस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे देखो उसने लिखा हुआ है कि सेंटर विजिट में रैप हो जाए। जैसे ही स्कैफोल्ड के अंदर यूज़र आए और सेंटर विजिट में रैप हो जाए, इसका मतलब ये पूरा का पूरा कंटेनर सेंटर में हो। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई सेंटर विजिट की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता वो सेंटर में आए, वो शुरू से शुरू हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस विजिट को रिमूव कर देता हूँ, सेव करता हूँ, जाके चेक करता हूँ तो देखो विजिट अब टॉप पे चली गई। ठीक है, ठीक है, आएगी। ओके, अब मैं दोबारा अपने डिज़ाइन के ऊपर आता हूँ। अब देखो मेरा डिज़ाइन जो सा है ना, उसकी पूरा का पूरा बाहर जो पीछे का पेज है वो वाइट कलर का। और अभी क्या हो रहा है कि हमारा जो डिज़ाइन है ना, उसके अंदर ये वाला वाइट ये है और पीछे जो सा ग्रे सा कलर है। वो क्यों है? क्योंकि स्कैफोल्ड के अंदर कलर दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे स्कैफोल्ड के कलर की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता पीछे कोई ग्रे कलर है, क्योंकि मेरे डिज़ाइन में कोई ग्रे कलर नहीं है इस पूरी स्क्रीन। तो मैं स्कैफोल्ड को जो सा है ना कलर दूंगा ही नहीं। और अगर दूंगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो वाइट कलर मैंने इस कंटेनर को दिया, ये स्कैफोल्ड को दूंगा। क्योंकि पूरे के पूरे पेज को आपको वाइट कलर चाहिए, तो आप क्या करो, पूरे के पूरे पेज को स्कैफोल्ड पे वाइट कलर दे दो। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे आके इसको बैकग्राउंड कलर जब देता हूँ, सेव करता हूँ, तो पूरे के पूरे पेज पे वाइट कलर होगा। ठीक है, ठीक है, आ रही हुई। मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ। अब हमारी पूरी की पूरी जो स्क्रीन है उसके अंदर एटलीस्ट हमारी कलर की एडजस्टमेंट हो चुकी है, कलर की एडजस्टमेंट हो चुकी है। ओके, ओके, इधर तक इशू। ओके, वो है, वो अलग से मैनेज करना पड़ेगा, थीम के थ्रू मैनेज करेगा वो। बस हम थीम के थ्रू मैनेज करेंगे, थीम से मैनेज करेंगे कि अगर डार्क मोड है तो ब्लैक, ये जो स्कैफोल्ड कलर हमने वाइट दी है इसको ब्लैक कर दो, वो खुद ब खुद ब्लैक हो जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे क्या किया हुआ है, हमारा जो आइकन है ना, ये थोड़ा सा टेरा टाइप है। ठीक है, उसके बाद एक क्रिएट पोस्ट लिखा हुआ है। अभी देखो हमारा ये आइकन है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। आइकन का साइज़ पहले बार बड़ा करना है। ठीक है, उसके बाद हमने क्रिएट पोस्ट सही लिखा हुआ है, इसको एडजस्ट करना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसको सही करते हैं, चलो यहाँ पे आता हूँ मैं, यहाँ पे आके इस साइज़ को ना बड़ा करता हूँ। इस साइज़ को मैं कर देता हूँ लेट्स से 20 पिक्सल, सेव करता हूँ, मेरा आइकन एटलीस्ट बड़ा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ है, उसके बाद नीचे आता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये एक हल्का सा कलर नज़र आ रहा है मुझे, ग्रे कलर। ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर ग्रे कलर है, तो मैं वापस आके चेक करता हूँ अपने डिज़ाइन में, इधर भी ग्रे कलर है। ठीक है, हल्का सा लाइट है इसलिए पता नहीं चल रहा, बट लगा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब इशू ये है कि ये स्क्रीन इतनी, ये स्क्रीन पूरे पेज पे नहीं है, इतनी सी है। इसका मतलब ये है कि इस रो को कोई ना कोई विड्थ दी हुई है। मैं जाता हूँ कोड पे नीचे, तो यहाँ पे देखता हूँ कि देखो इसको भी हाइट और विड्थ दी हुई है। ठीक है, तो इधर देखो अब हाइट और विड्थ दी हुई है। मान लो अगर किसी की डिवाइस छोटी होगी विड्थ में, तो देखो वो ओवरफ्लो हो गया। मतलब किसी की डिवाइस छोटी सी होती है, इतनी सी, तो उसकी डिवाइस में आपकी ये स्क्रीन भी ख़राब। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, एक्स्ट्रा हाइट विड्थ देने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, इधर से विड्थ को तो सबसे पहले हटाते हैं और इस स्क्रीन को बड़ा करते हैं कि हमारे पास जो ये है एटलीस्ट वो ये हो। अब हमारी स्क्रीन देखो वो एटलीस्ट फुल साइज़ में थोड़ी बहुत आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं एक दफ़ा डिज़ाइन को देखता हूँ। डिज़ाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि आपने सबसे पहले एक कंटेनर बनाना है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद आपने एक सेकंड कंटेनर बनाना है, उसके अंदर इमेज लगानी है। ठीक है, अब इसको अगर हम एक्सपेंडेड विजिट से करते हैं तो बड़ा काम आसान था, तो मैं इधर एक्सपेंडेड विजिट का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला कंटेनर है इसको रैप करता हूँ एक्सपेंडेड विजिट के अंदर, एक्सपेंडेड। ठीक है, और जो दूसरा कंटेनर है ये हमारा ये वाला, ये इमेज वाला। ठीक है, इसकी भी हाइट विड्थ को हटा देता हूँ, हमें कोई हाइट विड्थ का इशू नहीं है। विड्थ वगैरह को सबसे पहले हटाओ और उसके बाद इस पैडिंग को रैप कर दो किसमें, एक्सपेंडेड विजिट के अंदर, एक्सपेंडेड। ठीक है, अब एक्सपेंडेड लगाने का फ़ायदा क्या होगा, हमने इसको मैं सेव करके दिखाता हूँ क्या होगा। अब देखो ये एक्सपेंडेड 50-50 दोनों में डिवाइड हो गया। हमने पढ़ा था एक्सपेंडेड विजिट जब भी किसी रो या कॉलम में आती है, अगर दो होंगी तो 50-50 डिवाइड हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, एक्चुअली हमने जो हमने डिज़ाइन बनाना है इसको ज़्यादा बड़ा करना है, इसको छोटा करना है। तो हमने एक एक्सपेंडेड विजिट के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी
जिसका नाम था फ्लेक्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इसको फ्लेक्स दे देंगे 3। मतलब ये जो पहला वाला कंटेनर है इसको 3 हिस्से दे दो और दूसरे वाले को 1 हिस्सा ही दे दो। तो अब क्या होगा कि जब मैं डिज़ाइन पे आऊँगा तो पहले वाले कंटेनर ने देखो बड़ा हो गया, उसे 3 हिस्से ले लिए और दूसरे कंटेनर ने 1 हिस्सा लिया होगा। आई कि गई। एक्सपेंडेड विजिट क्या होती है, जो जिसको हम रो या कॉलम में यूज़ करते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपनी पेरेंट की स्पेसिंग ले लेती है। अगर एक रो में 2 एक्सपेंडेड होंगे तो 50-50 हिस्सा ले लेंगे। ये ऐसी है जैसे आपके घर में 2 भाई हैं तो 2 भाई का एक इक्वल हिस्सा, तो अब उनमें से एक भाई कहता है कि मैं 1 हिस्सा लूँगा, इसको 3 हिस्से दूंगा। तो आप क्या करोगे, जो सब पहले वाला चाइल्ड है उसको 3 हिस्से दे दो और जो दूसरे वाला एक्सपेंडेड है उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर आप यहाँ पे फ्लेक्स 1 लिखो वो भी इक्वल है, अगर नहीं भी लिखो तब भी इक्वल है, मतलब फ्लेक्स 1 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो दूसरी एक्सपेंडेड विजिट थी, पहली वाली थी, उसको क्या किया 3 हिस्से दे दिए और दूसरे वाले को 1 हिस्सा दिया जो उसकी ज़रूरत है। अब देखो हमारे डिज़ाइन में हमारा ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया, वो वाला छोटा हो। अब मैं अगर डिज़ाइन को देखो छोटा करना शुरू करता हूँ, ऑटोमेटिकली देखो इसके 3 हिस्से, इसका 1 हिस्सा। ठीक है, अभी भी इसमें एक इशू ये है कि देखो कितने नीचे तक देखो जा रहे हैं। अब यहाँ पे हाइट इशू आया, नीचे वाला डिज़ाइन देखो सारा ख़राब हो चुका है, बट हमारा डिज़ाइन देखो स्टेबल है, एटलीस्ट ओवरफ्लो नहीं आया। अब इसमें क्या ड्रॉबैक है कि इमेज देखो बिल्कुल पड़ी नहीं जा रही, इमेज जो उनसी है ना वो थोड़ी सी पड़ी नहीं जा रही। तो हमने इसको भी हैंडल करेंगे मीडिया क्यूरी के थ्रू। ठीक है, आई कि गई। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, नहीं एक्स्ट्रा हाइट हटाता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। अब मैं देखो यहाँ पे आता हूँ, अब देखो वो जो मेरा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा था हाइट की वजह से, वो भी नहीं हो रहा क्योंकि वो एक्स्ट्रा हाइट लगी हुई थी, मैंने एक्स्ट्रा हाइट भी हटा दी जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, इसका हाँ पीछे कलर आ रहा, कलर को मैं ब्राइट करता हूँ ताकि नज़र आए। मैं अभी के लिए इसको करता हूँ कलर कमेंट, यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन कर देता हूँ, लेट्स से सेव करता हूँ। अब देखो हमारा जो ग्रीन हिस्सा है ना वो देखो 3 हिस्सों पे आ रहा है, और देखो जब मैं इसको छोटा और छोटा जितना छोटा देखो मैं कह रहा हूँ वो हो रहा है। एटलीस्ट हमारा जो सा कंटेनर है ना वो इस तरह से नीचे नहीं हो रहा जैसे नीचे वालों का हाल। ठीक है, आई कि गई, आई ओके। अब इसमें कुछ इश्यूज़ है। सबसे पहला इशू ये है कि ये जो रो है ना इसको मैं देता हूँ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। अब देखो हमारा जो टेक्स्ट है ना बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से शुरू हो रहा था और ये जो ग्रीन कंटेनर था ये सेंटर में आ रहा था, तो मैंने इसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट दिया। मतलब हमारे रेफरेंस डिज़ाइन में देखो हमारा जो कंटेनर है वो ऑलमोस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, ऊपर से पैडिंग देकर इसको थोड़ा नीचे कर लूँगा, बट हमारा कंटेनर और ये इमेज इक्वल होंगे स्टार्ट। ओके। तो अब देखो हमारा जो डिज़ाइन है वो अगर मैं आईफोन के ऊपर ओपन करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आईफोन जो उनसे 12 प्रो के ऊपर ये एटलीस्ट इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, और मैं इसके ग्रीन कलर को वापस सही कर देता हूँ जो मुझे नहीं चाहिए। मैं इधर आता हूँ तो मेरा डिज़ाइन ऊपर वाला सेक्शन इस तरह से नज़र ओके। अब इसमें एक और चीज़ है कि हमारी जो सी इमेज है ना इसको भी हाइट दी हुई है। मैं इमेज की हाइट को भी हटाता हूँ, इमेज जो सी ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल होगी अपनी हाइट के मुताबिक। ठीक है, इधर देखो स्क्वायर बन रही है, इधर थोड़ी लेंथ में इंक्रीज़ हो रही है। अब देखो इसकी भी अगर इतनी सी डिवाइस होगी तो ये इमेज कैसी लगेगी, इसको हम हैंडल करेंगे मीडिया की वजह से। हम इस इमेज को नीचे ले जाएंगे ताकि वो सही नज़र आए। ठीक है, मतलब एक्सपेंडेड विजिट भी एक लिमिट तक हमारा साथ दे सकती है, मगर कभी भी आपको इस तरह से एरर नहीं दिखाएगी जैसे आपको नीचे आ रहा है। ओके, मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ। क्या है, हाँ ओके, मैं नीचे आता हूँ। नीचे देखो क्या लगा हुआ है, ये एक हैशटैग लगे हुए हैं, ये 3 हैशटैग्स लगे हुए, इनको साइड से राउंड किया हुआ है। ओके है, अब क्या सीन है, ये बिल्कुल सही लगे होंगे। मैं नीचे जाता हूँ, ये एक हैशटैग है पहला और ये एक हैशटैग है दूसरा और ये एक हैशटैग है तीसरा।
ये 3 हैशटैग है। अब ये तीनों के तीनों जो उनसे एक रो में है। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। अब देखो हैशटैग तो खत्म, हैशटैग पे एरर आ गया, हैशटैग पे एरर आ गया। तो एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए, हमें इस रो के ऊपर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग लगानी चाहिए। कल को हैशटैग 4 या 5 भी हो ना, वो स्क्रॉलेबल हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ इस रो के ऊपर आके एक विजेट में रैप करता हूँ सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, और इसको क्या करता हूँ स्क्रॉल डायरेक्शन एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, कि भाई ये हॉरिजॉन्टल मूव होना शुरू हो जाए, कम से कम वो ना हो जो हमें सोच रहे हैं। ठीक है, अब देखो वो वाला इशू जो उनसे ख़त्म हो गया, आपके यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रही है। अब हैशटैग कल को 4 हो 5 हो 10 हो, बट हमारा डिज़ाइन जो उनसा वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट पे। अब देखो नीचे डिज़ाइन में कितना ज़्यादा रोल है। अब ये देखो यहाँ पे एक आइकन है, एक टेक्स्ट है और एक एंड पे ये लगा हुआ है। ठीक है, और हमारी किसको ये स्टार्ट में ये सेंटर है तो हम इनको स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं इस रो के ऊपर और यहाँ से इसको कहते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। ओके, एक ये ना जो जब भी हम सिंगल चाइल्ड यूज़ करेंगे ना वो बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक दफ़ा टेस्ट करते हैं कितनी जगह ले रहा है। हम इस पैडिंग विजिट को ना अभी के लिए रैप करते हैं कंटेनर में। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये स्पेस कितनी ले रहा है। मैं यहाँ पे आकर इसको कलर देता हूँ, अभी टेस्टिंग के लिए कलर्स डॉट रेड मान लो। ठीक है, अब देखो हमारा जो कंटेनर है ना वो इतनी जगह ले रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो स्पेसिंग है वो इतनी है। अब अगर मैं क्रॉस एक्सिस स्टार्ट भी दे रहा हूँ वो उसी रेड कंटेनर के स्टार्ट में आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर को ना विड्थ देता हूँ, इसको कौन सी डबल डॉट इन्फिनिटी, मतलब पूरे पेज की विड्थ ले लें। अब देखो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वो चले। एक्चुअली जब हम किसी कंटेनर को विड्थ नहीं देते वो और वो रो में हो या कॉलम में हो, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अभी उसको क्या हो रहा था, वो स्टार्ट में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया, उसको डबल डॉट इन्फिनिटी करके पूरे पेज की विड्थ दे दी। डबल डॉट इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, आप पूरे पेज की विड्थ दे सकते। अभी भी देखो वही सीन होगा, जब मैं इसको करूँगा छोटा तो यहाँ पे हमारी स्क्रॉलिंग है, वो ऐड हुई है स्क्रॉलिंग। ठीक है, और उसने क्या किया हुआ है, पूरे पेज की स्पेसिंग ले ली है और मैंने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट से रो को स्टार्ट कर दी मेरे एक्सिस। ओके, चलो आगे, चलो आगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगले वाले पे तो और ज़्यादा खपत है। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो ये 3 लगाए हैं, 3 टैब, और वो देखो एक ही पेज पे स्टक हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे से बार बनाई है ये फिक्स हाइट विड्थ की है, इसकी हाइट और विड्थ फिक्स है। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे जाता हूँ, इस वाले को मैं ना बंद कर देता हूँ, जो सेक्शन हो रहा है मैं उसको क्लोज करूँ ताकि मुझे नीचे नज़र आए। अब नीचे आता हूँ, नीचे आके देखता हूँ कि ना यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक ये पैडिंग बनाई है, इसको बंद करता हूँ, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है। ये 3 पैडिंग के अंदर मतलब ये हमारे 3 टाइल हैं, टैग पीपल, विजिबल टू चिल्ड्रन, अलाउ कमेंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये किसी भी स्क्रीन पे तुम चले जाओ ना, ये इतनी हाइट ही रहेगी, और जब मैं इसे छोटा करूँगा तो ओवरफ्लो होगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर उसने कोई ना कोई विड्थ दी हुई है फिक्स। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आता हूँ, सबसे पहले एक आइकन यूज़ किया, आइकन के बाद एक ये यूज़ किया, उसके बाद टैग यूज़ किया, उसके बाद देखो 170 की विड्थ दी, मतलब ये इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना दिया, इस टैग पीपल इसके बीच में 170 पिक्सल। ठीक है, और अगर 170 से बड़ा होगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे देखो कितना बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसको मैं बनाने के लिए क्या करूँगा, इसको करने के लिए मैं रो कॉलम से भी कर सकता हूँ, या फिर हम इसका लिस्ट स्टाइल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि लिस्ट स्टाइल के अंदर भी ऐसे ही होता है, एक आइकन होता है, एक टाइटल होता है और एंड पे एक ट्रेलिंग होता है। मैं क्या करूँगा, इधर लिस्ट स्टाइल का सहारा ले लूँगा, लिस्ट स्टाइल ऑटोमेटिकली मैं बिल्ट इन फीचर दे देगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और ना आके यहाँ पे यूज़ करता हूँ लिस्ट स्टाइल। इधर आता हूँ, मैं कहता हूँ लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल के अंदर हम पहली विजिट डालते हैं अपनी जो सी है लीडिंग के अंदर मैं देता हूँ आइकॉन डॉट पर्सन, और दूसरी बात मैं इसका देता हूँ टाइटल
टाइटल और टाइटल में देता हूँ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, लेट्स से ABC, या फिर मैं वही लिखता हूँ क्या लिखा टैग पीपल, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ टैग पीपल, ठीक है। उसके बाद एंड पे आके लिखता हूँ ट्रेलिंग, और ट्रेलिंग के अंदर क्या करना है, हमने एक आइकन देना है एरो का, तो हमने यहाँ पे लिख देना है आइकॉन्स डॉट राइट एरो डॉट एरो राइट। देखो इतने ज़्यादा आइकन आ रहे हैं, इनमें से हम चूज़ करते हैं अपना आइकन ये, ठीक है। तो मैं इसको सेव करके देखता हूँ कि क्या बना। अब देखो ये वाली जो टाइल है ये मैंने लिस्ट टाइल से बनाई, ऑटोमेटिकली देखो एडजस्टेबल है, मैं इसको अगर छोटा बड़ा करता हूँ ना वो ऑटोमेटिकली मेरी वाली एडजस्ट हो रही है, और ये वाली में देखो कितनी वो फिक्स हुई, और कोड देखो कितना कम हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये 3 लाइन ऑफ कोड, 3 लाइन्स ऑफ कोड। तो ये थोड़ा यूज़ ऑफ ब्रेन था, मैंने कहा कोई इशू नहीं है। मैंने क्या किया, ये जो तीनों बाकी विजेट्स थी ना उनको उड़ा दी, इसको किया, इस विजेट को भी उड़ाया, उसके बाद मैंने इस विजेट को भी उड़ाया, और मैंने इसके बाद इस विजेट को भी उड़ा दी। ये जो 3 विजेट्स थी मैंने तीनों को उड़ाया, और तीनों की जगह मैंने क्या किया, लिस्ट टाइल को कॉपी किया, पेस्ट किया, कॉपी किया, पेस्ट किया, सेव किया, और देखो मेरी तीनों की तीनों टाइल्स उनसे एडजस्टेबल है। अभी मैं वही स्क्रीन को क्या करता हूँ, छोटा करता हूँ, तो देखो वो खुद मैनेज कर रही है, देखो कितनी हद तक रिस्पॉन्सिव। सही है, सही है, चलो आगे। नहीं देखो ना, जब हम अपने रेफरेंस डिज़ाइन को देखते हैं ना, वो एंड भी आना उसने एरो में, चाहे स्क्रीन कोई भी डिवाइस पे हो, एरो तो हमेशा एंड भी आना, तो हमारा तो एंड भी है, इसमें क्या कोई इशू नहीं। वो यार साइज बॉक्स ऐड कर देते, साइज बॉक्स बढ़ा लेते, तो कोई इतना इशू नहीं। साइज बॉक्स थोड़ा हम इनकी अभी पहले भी तो साइज बॉक्स दिए हैं, ये देखो 13 दिए हुए, और हम इसको क्या करते हैं 15 कर देते, और इसको भी हम नीचे वाले को भी 15 कर देते, मतलब हमारी जो जितनी बीच की स्पेसिंग है बढ़ गई। चलो आगे, चलो आगे, ओके। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है ऑटोमेटिकली शेयर टू, ये टेक्स्ट है सिंपल। अब देखो ये जो टेक्स्ट है ना बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटर में आ रहा है, टेक्स्ट जो सा बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर में आ रहा है। अब इसको करने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब कहाँ है टेक्स्ट, ये ऑटोमेटिकली ये समथिंग। अब देखो इसको राइट से देखो कितनी पैडिंग दी हुई है, 107 पिक्सल, मतलब राइट से 107 पिक्सल की पैडिंग दे के उसको इधर किया जा रहा है। क्यों ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। आप इसको पैडिंग राइट कुछ आपको पैडिंग की अभी इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, आप इसको रिमूव करो पैडिंग विजिट को, डिफ़ॉल्ट देखो वो क्या आती है, वो यहीं पे खड़ी, उसको इतनी 107 पिक्सल से पैडिंग दे रहे हैं कि वो कहाँ पे जा रही है मुझे नहीं पता। अभी हमने इसको स्टार्ट में करना है, सिंपल है। हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट विजिट को रैप कर देते हैं विजिट के अंदर रो विजिट में। रो विजिट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट से शुरू होती है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चली जाएगी। अब देखो इसके अंदर थोड़ी सी ना वो पैडिंग कम है, मतलब पैडिंग जो उनसी है शुरू में आ रही है। अब क्या इशू है कि देखो आपने सबको अलग अलग पैडिंग दी है। अब इधर एक बहुत बड़ा इशू है कि अब मैं शुरू में जाता हूँ, ऊपर जाता हूँ, अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, पैडिंग विजिट दिया राइट से 20, राइट से ये, तो मैं ये सारी की सारी एक्स्ट्रा पैडिंग विजिट हटा देता हूँ, रिमूव, ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी ये विजिट पैडिंग दिया राइट से, रिमूव, उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे भी पैडिंग विजिट दी है, इसको भी हटाया था। अब जब मैं इन सारी पैडिंग को हटाता हूँ ना, तो मेरा डिज़ाइन बिल्कुल राइट लेफ्ट से चिपक गई। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही इस कॉलम को पैडिंग विजिट में रैप करता हूँ ताकि मेरा डिज़ाइन क्लीन रहे। और मैं इधर से जाके इसको क्या करता हूँ, इसको देता हूँ मैं सिमेट्रिकली और इसको हॉरिजॉन्टल पे 20 दे। वही काम जो मैं 3-4 विजिट अलग अलग दे के अपने आप को खपा रहा हूँ, मैं एक ही दफ़ा कॉलम में रैप करके सारी तरफ से दे दूँ। अब देखो मेरा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली क्लीन हो गया। ठीक है, और ये स्क्रॉलिंग भी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऑटोमेटिकली अब यहाँ पे देखो इसके ये बिल्कुल जोन सा है ना, इसके नीचे आना चाहिए ये। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ क्यों नहीं नीचे आ रहा। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को सर्च करूँगा। अब यहाँ पे लिखा ऑटोमेटिकली,
ऑटोमेटिकली ये आ गया। ठीक है, नीचे जाता हूँ, देखो यहाँ पे हाइट दी हुई है और उसके बाद पैडिंग 20 दी हुई है एक्स्ट्रा। अब मैं ये वाली एक्स्ट्रा पैडिंग भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं अब हर अलग अलग पैडिंग नहीं दे रहा, मैं एक दफ़ा ही पैडिंग दे रहा हूँ। सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, अब डिज़ाइन देखो नीचे से बिल्कुल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब डिज़ाइन में देखो क्लीन इफेक्ट नज़र आ रहा है थोड़ा। अब मैं देखता हूँ अच्छा यहाँ पे क्या किया हुआ है, आइकन्स दिए हैं, आइकन्स ओके हैं। अब मैं स्क्रीन को छोटा करके चेक करता हूँ कितना छोटा पॉसिबल है। अब ये देखो यहाँ पे आके ना फिर से वो वैसा हो, तो एटलीस्ट अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग देंगे तो हमारे पास ऐसा इशू नहीं है। मैं वही काम करता हूँ जो उसको किया था, इस रो को रैप कर देता हूँ सिंगल चेयर स्क्रॉल व्यू में कि हमारे पास छोटी डिवाइस में कम से कम ओवरफ्लो ना है। ठीक है, और इसको मैं सिंगल चाइल्ड में ऐड करता हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप कहोगे नहीं मैंने इसको स्क्रॉलिंग नहीं करवाना, मैंने इसको एडजस्ट करना, तो तब इसका क्या तरीका है, मैं क्या करूँगा, तब इसका तरीका ये है कि इसके जितने भी चाइल्ड है ना उनको मैं एक्सपेंडेड विजिट में रैप कर दूँ। 4 एक्सपेंडेड विजिट होंगी तो ऑटोमेटिकली वो पूरी पेज को एडजस्ट रखेंगी। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कंटेनर को रैप करता हूँ पहली विजिट में, जिसका नाम है एक्सपेंडेड, और ये उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे आके भी एक्सपेंडेड। ठीक है, अब नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी आके एक्सपेंडेड। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके एक्सपेंडेड। अब इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है, वो हम देखते हैं कि हमें नज़र आएगा कि नहीं आता तो वेल एंड गुड, लेट्स सी। अब देखो कि एक्सपेंडेड से क्या हुआ है कि हमारे जो से चारों के चारों है ना वो एडजस्टेबल है। अब देखो टेक्स्ट जो सा ख़राब होने लग गया, वो ऑटोमेटिकली चारों एक जगह पे एडजस्ट है। आप इससे भी छोटा करोगे वो एडजस्टेबल है, आप बड़े पे जाओ वो बड़े हो जाए। और देखो इनकी हाइट जो सी वो ऑटो एडजस्ट हो गई, मतलब आप बड़े पे जाओगे वो थोड़ी रेक्टेंगल शेप में आ जाएंगे। अगर आप चाह रहे हो ऐसा ना हो तो अब आपको एक स्क्रॉलिंग ही देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको सर्कल बनाने के लिए हाइट विड्थ इक्वल देनी होती है। एक्सपेंडेड की वजह से आपके देखो ऑटोमेटिकली इस शेप में आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तब क्या होगा कि जो सा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली मोबाइल पे इसलिए आजमी है। अब मैं इसको आईफोन के ऊपर ओपन करके देखता हूँ आईफोन पे दिखेगा कैसे। मैं जाता हूँ आईफोन के ऊपर, देखो आईफोन के ऊपर ही ऐसा दिखता है। हाँ उसको देखते हैं, उसको करते। ठीक है, अब आईफोन के ऊपर देखो इस तरह से आ रही है। अब उसके बाद थोड़ा सा रह गया, एंड पे करीब है। अब यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, 2 बटन के बाद एक डिवाइडर लगा हुआ है, उसके बाद स्पेसिंग है। अब मैं थोड़ा और नीचे जाता हूँ, मैं इन चारों को बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पूरी रो को क्लैप्स कर देता हूँ। नीचे जाता हूँ, देखो 100 पिक्सल की दी हुई है स्पेसर ये। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसको चलो अभी मैं इसको मान के चलता हूँ। नीचे देखो डिवाइडर, ये नीचे की बनाया हुआ डिवाइडर, और ये डिवाइडर पूरा हमने पूरी की पूरी एंड टू एंड बनाना। तो हमने यहाँ पे विड्थ दी हुई है फिक्स 400 करके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $.infinity, मतलब कि पूरे पेज पे ये फैले। अब क्या होगा, ये जो डिवाइडर है देखो पूरी लाइन आ रही, पहले क्या थी वो फिक्स थी। ठीक है, हाइट इसको थोड़ी सी इसलिए दिया ताकि उसकी थोड़ी सी हाइट हो, मतलब ये जो ग्रे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे जाता हूँ, एक्स्ट्रा पैडिंग्स दी हुई है, तो मैं ये वाली एक्स्ट्रा पैडिंग को जो है ना इसको हटाता हूँ, रिमूव दिस विजिट, सेव। अब यहाँ पे जाता हूँ, अब ये जो बटन्स है ये 2 बटन्स है, मैं क्या करता हूँ इन दोनों बटन्स को ना रैप कर देता हूँ एक्सपेंडेड विजिट। एक्सपेंडेड सेव कॉपी, नीचे वाले पे जाता हूँ, नीचे वाले को भी रैप कर देता हूँ एक्सपेंडेड, सेव, चेक। अब देखो जो दोनों के दोनों मेरे कंटेनर्स बटन्स है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं एक्सपेंडेड में। अब छोटी स्क्रीन पे कम से कम ओवरफ्लो नहीं है, बट इशू ये है कि सेंटर में नहीं है। मतलब ये देखो ना किस तरह से स्टार्टिंग में आ रही है हो रहा है। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ क्या किया हुआ है, यहाँ पे जाता हूँ, देखो लेफ़्ट से 30 इतने पिक्सल पैडिंग हुई है। उसके बाद ये रो यूज़ किया, रो के अंदर ये 2 आइकन और ये यूज़ किया हुआ। अब मैं क्या करता हूँ इस रो को मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर दे, मेन एक्सेस अलाइनमेंट, मेन एक्सेस सेंटर, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। अब देखो एक रो को दिया उसके सेंटर में आ रहा, इसको नहीं दिया तो सेंटर में नहीं। इसी तरह से ऊपर वाली रो पे जाता हूँ और यही मेन एक्सेस अलाइनमेंट उसकी रो को देता हूँ कि उसके सारे चाइल्ड सेंटर में आ जाए। मेन एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर, सेव, लेट्स से।
ठीक है। अब देखो मैं डिज़ाइन को जो सा है ना इसको छोटा करता हूँ, किसी आईफोन डिवाइस पे खोलता हूँ। अब देखो ये जब छोटी डिवाइस में जा रहा है इधर इधर थोड़ा गैप आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ से लेफ़्ट की 30 पिक्सल पैडिंग दी हुई है। तो मुझे नहीं चाहिए पैडिंग वैडिंग, मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मैं इस पैडिंग को उठा देता हूँ। और नीचे से जो पैडिंग आ रही है उसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से भी इस पैडिंग को उड़ा देता हूँ। अब मैं नीचे जाता हूँ, देखो सेंटर कितना क्लीन डिज़ाइन है। अब आप इसको चाहे बड़ा करो, इसको छोटा करो, इसको किसी बड़ी डिवाइस पे लेके जाओ, छोटी डिवाइस पे लेके जाओ। अब देखो डिज़ाइन कितना रिस्पॉन्सिव है। ठीक है। अब मैं इसको आईफोन के ऊपर लेके जाता हूँ, मतलब इसके अलावा मैं इसको टैबलेट पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे है एक सैमसंग गैलेक्सी, इस पे जाते हैं, ये ऐसा लेट्स से इसको मैं आईफोन की ये उस पर लेके जाता हूँ टैबलेट के ऊपर, वैसा दिखेगा। लेट्स से मैं पिक्सल 7 पे लेके जाता हूँ, वैसा दिखेगा। और इसके अलावा मैं यहाँ पे था एक आईफोन ऐसी, ये सबसे छोटा आईफोन है ऐसी, उसके ऊपर देखो कैसा दिखेगा। कम से कम यूज़र को जो सी रीडेबिलिटी है उसको कितनी बेहतर डिज़ाइन नज़र आएगा पहले की निस्बत। आई दूसरा भी इसमें इशू ये है कि जो हमारी है ना ये लिस्ट स्टाइल, ये थोड़ी आगे से शुरू हो रही है। ठीक है। तो मैं लिस्ट स्टाइल में जाता हूँ। लिस्ट स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, लिस्ट स्टाइल के अंदर जाता हूँ। लिस्ट स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, कंटेंट पैडिंग। आई थिंक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एज इंसर्ट्स डॉट ज़ीरो, शायद ये मेरा काम कर दे। देखो ना ऑटोमेटिकली उसने अब जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट लग रही थी ना, जैसे ये लग रही, इनको ख़त्म कर दिया। मतलब हमारा डिज़ाइन एक ही लाइन में शुरू हो गया, एक ही लाइन में ख़त्म हो गया। आप इसको स्केल से भी मेजर करोगे ना इक्वल रहे। मैं इसकी पैडिंग को 0, इस वाली को भी 0, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो क्लीन रहे। और इसकी डिज़ाइन पे भी सेव, लेट्स से हमारा डिज़ाइन बताओ। अभी तो ये एक स्क्रीन है, ये एक स्क्रीन है। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन था, यहाँ पे ना आइकन जो सा दूसरा लगा हुआ है। आइकन जो सा है ना डिज़ाइन में दूसरा लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे हमारा जो आइकन है ना वो चेंज है, वहाँ पे आइकन चेंज है। मैं वहाँ पे जाता हूँ अपनी टाइल के ऊपर, कहाँ पे मैंने यूज़ किया, ये जो थर्ड टाइल है इसके अंदर आइकन यूज़ किया हमने, ये वाला। अब आइकन से ज़्यादा हमारे पास एक विजेट भी होती है जिसका नाम है स्विच विजेट, तो मैं उस स्विच विजेट को यूज़ करता हूँ। ठीक है। अब स्विच विजेट के अंदर हमें बताना होता है आपने बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रखना, ऑफ रखना। मैं कहता हूँ इसको ना ट्रू कर दो, ट्रू मतलब ऑन कर दो। और यहाँ पे क्या करो, ऑन चेंज के ऊपर आप वैसी फंक्शन बना दो जैसा आप उधर बनाते हो। सेव करके चेक करता हूँ तो हमारे डिज़ाइन के अंदर ये यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई पैरामीटर देना होता है, कुछ भी लिख दो, वैल लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई भी वेरिएबल। अब इसको चलाना नहीं मैंने सिखाया, बट एटलीस्ट ये बताया ये स्विच कैसे लगा। इसके ऊपर सेट स्टेट लगा के हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं जैसे होता है एक्चुअली। तो देखो ये खुद ब खुद कितनी आसानी से बन गई। ठीक है। अब ये ऑन ऑफ के चलेगा भी अगर हम इसको फंक्शनल करेंगे, अभी मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है। अभी हमने क्या किया है, एक स्विच बना लिया, इसका कलर नहीं चेंज। अब इसके अंदर डेफिनेटली कोई कलर की प्रॉपर्टी होगी, ज़रूर होगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कलर की, कलर, देखो कितने ज़्यादा कलर्स। अब इसमें से मैं मेरे ख्याल से एक्टिव कलर कि जब ऑन होगा तो मैं करता हूँ इसको कलर्स डॉट रेड, मान लो टेस्टिंग के लिए कलर्स डॉट रेड, सेव करता हूँ। अब देखते हो मेरा कलर जो रेड हो गया। ठीक है। अब इसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं कलर की, कितनी ज़्यादा आप इनको यूज़ कर करके डेफिनेटली वो चीज़ बना लोगे जो चाह रहे हैं। ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थीम कलर देना है। अब इसको थीम कलर देता हूँ, थीम कलर। अब थीम कलर वो कलर होता है जो हमारी ऐप का डिफ़ॉल्ट कलर होता है। ठीक है। हमारी पूरी की पूरी ऐप का कलर है ये जो कलर है, कौन सा कलर है। अब तुम्हें इसका कलर का वो फॉन्ट वो पता है, हेक्साकोड। अब मैं क्या करूँगा, मैं एज अ डेवलपर इसके कोड पे काम कर रहा हूँ। अब मैं याद करूँगा अच्छा ये इसका कलर क्या है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे जाऊँगा, देखूँगा अच्छा इसने भाई ने कलर कौन सा यूज़ किया है। यहाँ पे आके यहाँ पे आके यहाँ पे आके ये देखो, यहाँ पे पकड़ के इस कलर को पकड़ूँगा। मान लो मैंने इसके कलर को पकड़ा, ऊपर गया, ऊपर जाके मैंने फिर बटन ढूंढा अपना, लैब वो भी घूम गया। उसके बाद फिर यहाँ पे आए, मैंने आके यहाँ पे इसको पेस्ट को यूज़ करा, सेव किया, चेक किया। अब मेरा ये डिज़ाइन एटलीस्ट बन गया। अब इशू ये है कि इस तरह से हम कलर नहीं देते। कभी भी कोई नया बंदा हमारे प्रोजेक्ट में आता है तो वो क्या यही करता रहेगा, हम कलर ढूंढेगा, ये करेगा, ये करेगा। इसकी एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, हमने क्या करना है, अपने यूटिल्स में जाना है। हमने यहाँ पे एक यूटिल का फोल्डर बनाया था,
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इसके प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ यूटिल्स का, ठीक है। उस यूटिल्स के अंदर मैं यूटिल्स का मतलब होता है कि कॉमन चीज़ें, जैसे हमने सुना होगा वो यूटिलिटी स्टोर्स होते हैं। यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स वो होते हैं जिसमें सब कुछ होता है ऑलरेडी, जो भी घर की बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब कुछ होता है। तो ये हमारे पास भी एक यूटिल का फोल्डर है जिसमें बेसिक चीज़ें हैं वो सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, इधर आके एक फ़ाइल बनाता हूँ, इसको कहता हूँ माई कलर्स डॉट, ठीक है। और इस कलर्स में आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको मैं वार कह सकता हूँ, कुछ भी कह सकता हूँ। उसका नाम रखता हूँ प्राइमरी कलर, और उसके इक्वल के आगे मैं अपना वो कलर डाल दूँ। मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल, कहाँ पे बनाया, यूटिल के अंदर। क्लास का फाइल का नाम कुछ भी रख सकता, मैंने रख दिया माई कलर्स, और यहाँ पे आके कलर पेस्ट किया, यहाँ पे आके मटीरियल डॉट इसको इंपोर्ट कर ली, मटीरियल डॉट, ठीक है। अब देखो कितनी आसान मेरी ज़िंदगी होगी। कल मैंने यहाँ पे कलर यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा माई प्राइमरी कलर। अब जैसे इसको लिखूँगा, इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, तो अब मैंने क्या रखा था, प्राइमरी कलर क्या रखा था, प्राइमरी कलर, माई नहीं रखा था, तो माई क्या आ रहा था, प्राइमरी कलर। अभी देखो ऑटोमेटिक सजेशन आ रही है, मैंने क्लिक किया से। अब नीचे जाता हूँ, उसके कलर को भी सही करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसने हार्ड कोड लिया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्राइमरी कलर से। अब कल को मैं कोई और स्क्रीन पे काम कर रहा हूँ तो मुझे याद नहीं करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मैंने काम करा।